क्रैकर यहाँ पर आ जाता है और इसे देखते साथ ही होमीज बुरी तरह से डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर 3 स्वीट्स जनरल में से एक यहाँ पर क्या कर रहा है। और गाइस, क्रैकर बिग मॉम का 10वां बेटा है जो कि 3 स्वीट्स जनरल्स में से एक है। और क्रैकर्स को यहाँ पर देखकर सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं और उनमें से एक कहने लगता है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसका एक घटिया सवाल सुनकर क्रैकर्स को गुस्सा आ जाता है। क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? और क्रैकर्स अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से सीड्यूसिंग वुड का एक इलाका पूरी तरह से झुलस जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर लूफी और नामी हैरान थे कि ये बंदा बिग मॉम का हस्बैंड हुआ करता था। दरअसल हमारी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन जैसे ही वो पैदा हुई तो लिली ने मेरे साथ सारे नाते तोड़ दिए और होमी से मुझे अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से ये लोग भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन तभी क्रैकर यहाँ पर आ जाता है और इसके बालों को पकड़ लेता है और इसे जमीन से बाहर निकाल देता है। ये देखकर लूफी और नामी हैरान हो जाते हैं और नोटिस करते हैं कि ये बंदा कोई जायंट वगैरह नहीं है। अरे भाई एक सेकंड, तुम तो किसी जायंट जैसे नहीं लगते, बस तुम्हारा सर ही बड़ा है साले डोरेमोन से। और गाइस, असल में इस जायंट से बंदे का नाम पाउंड है और ये बंदा पहले बिग मॉम का हस्बैंड था। तो बताओ मुझे, किससे पूछकर हमारे दुश्मन को हमारे बारे में जानकारी दे रहे थे? क्या तुम्हें इसके अंजाम की परवाह नहीं है? और मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ पर कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस अपनी बेटी शेफॉन से मिलना चाहता हूँ। मैंने ये भी सुना है कि अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है और मैं बस एक बाप होने के नाते उससे मिलकर उससे ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। लूफी इसकी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा होता है। प्लीज मुझे बख्श दो, बस एक बार मुझे शार्लेट के पास लेकर चले जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग बात करके इस मैटर को सुलझा सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि मेरी एक और बेटी यानी कि लोला वो लापता है। एक पिता होने के नाते बस मुझे अपनी कीमती डॉटरों के बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और लोला का नाम सुनकर नामी रुक जाती है। क्या लोला वो तुम्हारी बेटी है क्या? और नामी के माइंड में हर एक चीज सेंस करने लगती है और इसे याद आता है कि पुडिंग ने भी कहा था कि उसकी एक बहन है जो कि यहाँ से भाग चुकी है क्योंकि उससे अपनी पसंद से शादी करनी थी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। और नामी लोला के बारे में याद करने लगती है। अरे यार, क्या सच में लोला की मॉम बिग मॉम है क्या? तभी रैंड ऑफ यहाँ पर आ जाता है और लूफी पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्रैकर इसके सामने आ जाता है। रुक जाओ, ये मेरा शिकार है। और इसके बोलते साथ ही इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि रैंड ऑफ डर के मारे हवा में उछलते हुए दूर जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर आसपास के इलाके में जितने भी होमीज थे ये सभी के सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद क्रैकर रैंड ऑफ से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? जिस पर रैंड ऑफ कहने लगता है कि सर ये मेरी गलती नहीं है। और तभी क्रैकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देखकर कहने लगता है, जब से मामा ने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा है कि स्ट्रॉ हैट लूफी ने डॉन क्यूटी डोफ्लामिंगो को डिफीट किया है, तब से ही वो समझ गए कि स्ट्रॉ हैट कोई आम बंदा नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और शायद ब्रूली तुम्हें ना हरा पाए। इसी वजह से मामा ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारा सर कलम करने के लिए, और मेरे रहते हुए तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे स्ट्रॉ हैट। और तभी ब्रूली भी एक बहुत बड़े जायंट ट्री के ऊपर सवार होकर यहाँ पर आ जाती है जो कि सेड्यूसिंग वुड्स का ही मास्टर होता है और इसका नाम किंग बाउन होता है। और अपने सभी होमीज से कहने लगता है कि तुम खड़े खड़े यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुमसे 2 इंसान नहीं पकड़े गए। ये सभी लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रैकर्स कहने लगता है कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि कल पूरी की पूरी विंस्मोक फैमिली यहाँ पर आ रही है और विंस्मोक के साथ ब्लड रिलेशनशिप बनाना मामा के लिए बरसों पुराना गोल रहा है ताकि वो उनकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाए। और उनके इस गोल में रुकावट बनने वाली हर एक चीज को हमें उखाड़ फेंकना होगा। हाँ मुझे मालूम है। और तभी ब्रूली अपने मिरर मैजिक का यूज करती है जिसकी वजह से जितने भी क्लोन्स इसने बनाए थे वो दोबारा से अपनी एनिमल वाली फॉर्म में आ जाते हैं। ओ भाई, ये पेड़ बोल कैसे रहा है? हाँ, तुम्हारे 2 और दोस्त मेरे पास हैं। और दिखाती है कि इसने चॉपर और कैडेट को भी अपने मिरर वर्ल्ड के अंदर कैप्चर कर रखा है। जिसके बाद उस मिरर को नीचे जमीन पर गिरा देती है और ये मिरर जमीन पर गिरते साथ ही चकनाचूर हो जाता है। और तभी उस टूटे हुए मिरर के द्वारा चॉपर बताने लगता है कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बस इस मिरर वर्ल्ड के अंदर फंसे हुए हैं। लूफी मेरी बात को गौर से सुनो। चॉपर लूफी को कुछ बताने लगता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और ये सब देखकर क्रैकर बोलता है कि हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, सबसे पहले इस भद्दे इंसान को हमें मारना होगा जो कि यहाँ पर हमारे दुश्मनों को हमारे बारे में इंटेल दे रहा था। और अपनी तलवार को घुमाना शुरू कर देता है और घुमाकर सीधा पाउंड पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी लूफी बीच में आ जाता है और एक किक से इस तलवार को रोक देता है। जिसके बाद अपने उसी पैर का यूज करके इसके दूसरे हाथ पर वार करता है और पाउंड क्रैकर की ग्रिप से आजाद हो जाता है। और इसे ऐसा करता हुआ देखकर आखिर इस पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हो तुम? क्योंकि जब हम किसी से बार बार टकराते हैं तो उससे अटैच्ड हो ही जाते हैं। और लूफी की ये बात सुनकर पाउंड रोने लगता है और लूफी का शुक्रिया अदा करता है। तभी नामी इसके पास आती है और बोलती है कि लूफी इसे संभाल लेगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद जैसे ही ये लोग भागते हैं सारे होमीज और ब्रूली नामी और पाउंड के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। नामी और पाउंड भाग रहे होते हैं और इनके पीछे सारी होमीज पड़ी होती है। लेकिन तभी पाउंड नामी से कहता है, तुमने अभी कुछ देर पहले लोला का जिक्र किया था, क्या तुम उसे जानती हो? जिस पर नामी हाँ में जवाब देते हुए कहती है, हाँ जरा 1 सेकंड रुको, मेरे पास लोला की एक चीज मौजूद है। और नामी अपने भाई क्या यार ये यहाँ पे छुपा के रखती है भाई सारा कुछ, क्या ये किसने बनाया एनीमे? और सेड्यूसिंग वुड का मास्टर जैसे ही अपना हाथ पाउंड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है तभी नामी लोला के द्वारा दिया गया वो विवरे कार्ड बाहर
निकालती है, जिससे कि इतनी ज्यादा टेरिफाइंग वेव्स निकलती हैं कि सारे होमीज वहीं पर डर के मारे थम जाते हैं। सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और बस उस वीवरे कार्ड को ही देख रहे थे। ये वही कार्ड है जो कि मुझे लोला ने दिया था। और गाइस वीवरे कार्ड बिग मॉम की सोल से बना होता है, जिसकी वजह से सभी होमीज यहाँ पर रुक जाते हैं। नामी और पाउंड भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और ब्रूली सभी होमीज से कहती है कि आखिर तुम सभी को हो क्या गया है, तुम लोग हमला क्यों नहीं कर रहे हो। कि तभी वो नोटिस करती है कि सेड्यूसिंग वुड्स का जो मास्टर है ये भी डर के मारे कांप रहा था उस वीवरे कार्ड को देखकर, और बताने लगता है कि ब्रूली मुझे माफ करना, पर तुम देख ही सकती हो कि इस लड़की के हाथ में जो वीवरे कार्ड है वो मामा की सोल से बना हुआ है और हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और नामी के हाथ में मामा का वीवरे कार्ड देखकर ब्रूली भी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम लूफी और क्रैकर को देखते हैं और क्रैकर से डरकर यहाँ मौजूद सभी होमीज भागने लगते हैं, क्योंकि क्रैकर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर को रिलीज कर रहा था। और लूफी अपने सेकंड गियर को एक्टिवेट कर देता है और अपने आर्म्स को स्ट्रेच करके अब तुम बस तैयार हो जाओ। और लूफी इसके ऊपर अपने रेड हॉक का यूज करके हमला करता है, लेकिन क्रैकर अपनी शील्ड का यूज करके लूफी के हमले को रोक देता है और लूफी दोबारा से इस पर हमला करता है। और तभी हम देखते हैं कि क्रैकर अपनी एक और बाजू निकाल लेता है। ये देखकर लूफी हैरान हो जाता है, अरे भाई तुम्हारे पास 3 हाथ है, और ये कैसे हो सकता है यार, ये तो चीटिंग है। क्रैकर दोबारा से लूफी पर अटैक कर देता है और इस बार क्रैकर के 4 हाथ हो जाते हैं। ये देखकर लूफी शॉक्ड रह जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर नामी समझ जाती है कि इस विवरे कार्ड की वजह से ही ये सभी होमीज इनसे दूर भाग रहे हैं, और जानबूझकर जैसे ही इनकी तरफ विवरे कार्ड को आगे बढ़ाती है तो ये लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। कि तभी लूफी गिरता बढ़ता यहाँ पर आ जाता है। हाँ, लूफी क्या तुम ठीक हो? तभी क्रैकर भी यहाँ पर आ जाता है और इसके 4 हाथ और 2 पैरों को देखकर नामी भी हैरान हो जाती है। और जैसे ही क्रैकर अपनी बॉडी को टैप करता है तो इसके 2 और हाथ पैर आ जाते हैं। मुझे 1000 आर्म्स क्रैकर कहा जाता है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को सिंपली टैप करके अपने बॉडी पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और अभी क्रैकर के ऊपर 860 मिलियन की बाउंटी है, जो कि लूफी से बहुत ज्यादा है। मेरी मर्जी के बिना तुम मामा की टी पार्टी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। 2-4 हाथ पैर ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, तू नहीं बचने वाला। और लूफी दोबारा से अपनी सेकंड गियर को एक्टिवेट कर देता है और इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लूफी का हर एक अटैक यहाँ पर नाकामयाब हो जाता है। जिसके बाद क्रैकर इसे घुमाकर एक लात मारता है और इसे दूर गिरा देता है। ये देखकर नामी कहती है कि लूफी, हम यहाँ पर कोई ऑल आउट वॉर करने के लिए नहीं आए हैं, हमें सांजी को ढूंढना होगा और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लूफी लूफी खड़ा हो जाता है, माफ करना नामी, लेकिन मुझे बस लड़ाई की भाषा ही समझ आती है। पर क्रैकर बताने लगता है कि मेरे पास एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इसी का यूज करके मैं आज तुम्हें हरा दूंगा। जिसके बाद लूफी अपने 3rd गियर को एक्टिवेट कर देता है और अपनी एलिफेंट गन का यूज करके क्रैकर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और लूफी का ये हमला इतना तो पावरफुल होता ही है कि क्रैकर को कुछ कदम पीछे ढकेल देता है, लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि क्रैकर लूफी के हाथ को दूर फेंक देता है। जिसके बाद अपनी 6 तलवारों का यूज करके लूफी पर अटैक करता है, लेकिन लूफी इस अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है। और ये बंदा लगातार लूफी पर हमले कर रहा था, लूफी भी इनसे डॉज कर रहा था, लेकिन तब ये बंदा अपनी सोर्ड्स को तेजी से स्पिन करने लगता है और लूफी पर बहुत सारे हमले करने लगता है और लूफी के पेट में अटैक कर देता है। लेकिन लूफी सही वक्त रहते हुए अपने पेट पर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग कर देता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि लूफी यहाँ पर मौजूद सभी पेड़ों से टकराकर बहुत दूर जाकर गिरता है। और लूफी की इस हालत को देखकर नामी पैनिक करने लगती है और क्रैकर लूफी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और नामी लूफी की इस हालत को देखकर कहती है कि अगर लूफी को इस जनरल से डील करने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो फिर हमारा क्या होगा। तभी नामी को चॉपर की कही हुई वो बात याद आती है, जहाँ पर चॉपर कहता है, नामी एक बात मत भूलना कि हम लोग इस वक्त एक एम्परर के इलाके में हैं, जिसकी पावर का हमें अंदाजा भी नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और ये बात सोचकर नामी लूफी के पीछे जाने लगती है कि तभी ये जायंट सा ट्री नामी का रास्ता रोक देता है। कहाँ चली? हाँ, तुम्हारा पंगा तो मुझसे है ना। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारा दिल कैसे दहल रहा होगा। तुम लोग वर्स्ट जनरेशन से आए हो ना, लेकिन ऐसा क्या है तुम्हें? हाँ, तुमने हंसते खेलते ग्रैंड लाइन को क्या पार कर लिया कि मुंह उठाकर आ गई मामा को चैलेंज करने के लिए। हाँ, तुम जैसे बहुत देखे हैं हमने जो मुंह उठाकर यहाँ पर चले आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमारा कैप्टन वो है जो आगे चलकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। हाँ? लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ बच्ची, यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो मामा को देखना तो दूर उनकी आवाज तक नहीं सुन पाए थे। उस्ताद, कैप्टन किड, बैजी, ये सभी लोग यहाँ पर आए, लेकिन सिर्फ गैंग बैजी ही वो था जिसने खतरे को भांप लिया और उसने मामा के साथ हाथ मिला लिया। जिसके बाद उरोग नाम का भी एक पायरेट यहाँ पर आया था, लेकिन ये इकलौता ही एक ऐसा पायरेट था जो कि यहाँ पर आकर हमारे ही इलाके में हमारे कमांडर को हरा पाया था, जो कि हमारे 4 स्वीट जनरल्स में से एक था। लेकिन फिर उसका सामना क्रैकर से हुआ और क्रैकर ने उसकी हालत खराब कर दी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो बच्ची, एम्परर्स से फाइट करने का सपना बहुत ही बड़ा होता है। नामी ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड रह जाती है और इससे अंदाजा हो जाता है कि इन लोगों ने बिग मॉम से पंगा लेकर गलती कर दी है। और ब्रूली अपने मिरर के अंदर गायब हो जाती है और जैसे ही नामी इस मिरर के सामने आती है तो मिरर के थ्रू इससे कहने लगती है, ये जगह तुम्हारी अभी तक की न्यू वर्ल्ड की जर्नी का आखिरी स्टॉप होने वाला है। तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग एक एम्परर के इलाके में आओगे और उसकी टी पार्टी में इंटरफेयर करोगे और अपने दोस्त को यहाँ पर छुड़ा कर ले जाओगे? हाँ, और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन
लेकिन सिर्फ रात में सोते हुए बच्ची, दिन में नहीं। और अपने मिरर को एक्सपैंड कर देती है और नामी का पैर पकड़कर इसे मिरर के अंदर खींचने लगती है और तभी नामी के पास से इसका वेपन भी नीचे गिर जाता है और तेजी से नामी को इस मिरर के अंदर घसीटने लगती है। पाउंड प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन पाउंड यहाँ पर डर के मारे फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी इसे लूफी का ख्याल आता है और दौड़ते हुए जाकर ब्रूली को एक जोरदार पंच मार देता है, जिसके बाद नामी आजाद हो जाती है और अपने क्लाइमेटी वेपन को उठा देती है। पाउंड अब तुम मरने वाले हो, तुम्हें अब तक जिंदा छोड़कर हमने गलती कर दी। और पाउंड को ब्रूली की आंखों में मामा की दहशत नजर आती है और बुरी तरह से पैनिक कर जाता है। लेकिन तभी हम नामी को देखते हैं थंडर वोल्ट टेम्पो का यूज करके ब्रूली पर एक जोरदार शॉक से हमला कर देती है और नामी का ये थंडर अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ब्रूली के अंजर पंजर सब कुछ ढीले हो जाते हैं और ये अपने ही मिरर वर्ल्ड में बुरी तरह से इंजर्ड होकर जा गिरती है। सभी होमीज ये नजारे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। भले ही इस वक्त वो चली गई हो नामी, पर वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगी। उसकी डेविल फ्रूट की ताकत की वजह से वो किसी भी मिरर से आ जा सकती है। भले ही हम इस मिरर को तोड़ दें, लेकिन वो आसपास के किसी भी मिरर से वापस आ सकती है। नोमी माफ करना पाउंड, हमारी वजह से अब तुम्हारी जान भी खतरे में आ चुकी है। अरे ये सब छोड़ो, तुमने कहा था कि तुम लोला को जानती हो। और दोबारा से उस विवरे कार्ड को बाहर निकाल कर कहती है कि अगर इसमें सचमुच बिग मॉम की सोल है तो मुझे पता है कि इसका कैसे यूज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ क्रैकर अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए लूफी के पास जाने लगता है और दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को किसी ड्रिल की तरह यूज करते हुए लूफी पर अटैक कर देता है। लेकिन लूफी जल्दी से इसके अटैक को डॉज करते हुए अपने जेट स्टैम्प गैटलिंग गन अटैक का यूज करता है और इस पर अटैक कर देता है। लूफी किक्स की बौछार कर देता है, जिसकी वजह से क्रैकर पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन इस अटैक से इसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और क्रैकर बोलता है कि मैंने अपनी ताकत का अभी 10% भी यूज नहीं किया है। और जरा तुम्हें देखो, तुम मुझ पर एक खरोच भी नहीं लेकर आ पा रहे हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लूफी रुकता नहीं है और मुक्को की बारिश कर देता है। अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें हराकर सांजी से मिलने वाला हूँ। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं, जहाँ पर रेजो इसके पास आती है। रेजो, हाँ क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी सांजी। क्या तुम कल के लिए एक्साइटेड हो? क्योंकि कल इची जी और नेजी ये दोनों तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो तुम अपने भाइयों से मिलने के लिए एक्साइटेड जरूर होगे, है ना? ये सुनकर सांजी को गुस्सा आ जाता है और अपने पास्ट के सीन्स को याद करने लगता है कि कैसे ये दोनों इसे बुली किया करते थे। 13 सालों के बाद हमारी पूरी फैमिली एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद होगी, जिसके बाद हम सभी लोग मिलकर बिग मॉम से मिलने के लिए होल केक आइलैंड पर जाएंगे, जहाँ पर तुम्हारी और पुडिंग की एंगेजमेंट सेरेमनी होगी। तो बेहतर यही होगा सांजी कि तुम कल के लिए आज थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और ऐसा बोलकर रेजो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर लूफी और क्रैकर के बीच में फाइट चल रही होती है और लूफी बार बार क्रैकर पर अटैक्स करते जाता है, इवन की अपनी जाइंट लेग का यूज करके भी अटैक करता है, जिसकी वजह से आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन लूफी क्रैकर के आर्मर को भेद नहीं पाता है। लूफी अपने ग्रिजली मैग्मा अटैक का भी यूज करता है, पर उसका भी इस पर कोई भी असर नहीं होता। और गाइज, ये वही हमला है जिसका यूज करके लूफी ने पीका का मुंह ही बिगाड़ दिया था, पर क्रैकर का इस पर कोई भी असर नहीं होता है, जिससे कि हमें समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद क्रैकर लूफी पर डबल ड्रिल सोर्ड का यूज करता है, जिससे लूफी अपने दोनों पैरों से रोक देता है और पेड़ से जा लगता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि लूफी घूमते हुए पेड़ों को तोड़कर बहुत दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन लूफी फिर भी हार नहीं मानता है और तेजी से इसके सामने जाकर हॉक गैटलिंग से इस पर हमला करता है, पर इसे एक सिंगल खरोंच भी नहीं आ पाती है। और लूफी भी इस बात को समझ जाता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और लूफी का थर्ड गियर तक भी इस पर कोई भी असर नहीं लेकर आ पा रहा था। लूफी इस पर पंचेस मारता रहता है, इस उम्मीद में कि इसके आर्मर को भेद पाएगा, पर क्रैकर इसके पंचेस के समेत ही इसे धकेलते हुए बहुत दूर तक ले जाता है और इसे एक घर की वॉल से सटा देता है। अगर तुम सांजी के सच्चे दोस्त हो और सच में उसकी परवाह करते हो, तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि सांजी तुम्हारी तरह कोई सड़क छाप पायलट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल किंगडम का प्रिंस है। उसकी प्रोफाइल बहुत ही हाई फाई है और तुम बस एक लो लेवल के पायलट हो। तुम्हारा और सांजी का कोई भी मैच नहीं है। अगर सांजी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहता है तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार पाएगा, जो कि तुम्हारे जैसा एक लो लेवल का पायलट उसे कभी भी नहीं दे सकता। और अगर इस वक्त वो तुम्हारे सामने आ भी जाता है तो वो तुमसे भी यही कहेगा कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और आसपास के सभी होमीज भी लूफी पर हंसना शुरू कर देते हैं और लूफी को क्रैकर की ये बातें बहुत ही ज्यादा बुरी लग जाती हैं और तभी अपने हाथ को बाहर निकालकर 4th गियर को एक्टिवेट करने लगता है और इस 4th गियर के इम्पैक्ट से ही क्रैकर दूर जाकर गिरता है और लूफी अपने 4th गियर के बाउंस मैन वाले फॉर्म में आ जाता है। तुम्हारे जैसी एक जंपिंग बॉल को देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सा भी डर पैदा नहीं हो रहा है। लगता है तुम हमेशा एक लो क्लास पायलट ही रहोगे। लूफी इसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर क्रैकर भी शॉक्ड हो जाता है और घुमाकर एक जोरदार पंच इसके पेट में जड़ देता है। लूफी का ये पंच इतना ज्यादा जोर से पड़ता है कि क्रैकर को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। अब लूफी के इस हमले की वजह से क्रैकर की हालत खराब हो जाती है और बहुत दूर जाकर गिरता है और क्रैकर की ऐसी हालत को देखकर सभी होमीज घबरा जाते हैं और लूफी से बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। तुम सांजी के बारे में कुछ नहीं जानते और तुमने आज यहाँ पर सांजी की इंसल्ट की है। भले ही सांजी अपनी नई जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हो, भले ही वो हमारे साथ वापस ना आना चाहता हो, लेकिन वो कभी भी हमारे बारे में वो सब कुछ नहीं कह सकता जो कि तुमने मुझसे अभी अभी कहा। अब इसके बाद हम ब्रूक और पेड्रो को देखते हैं। ये दोनों इस वक्त स्वीट सिटी के अंदर मौजूद होते हैं और
ब्रूक यहाँ पर पेड्रो से यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में पूछता है, जिस पर पेड्रो बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे बिस्किट वॉरियर्स मौजूद हैं और इसी के साथ इन्हें यहाँ पर कुछ वॉरियर्स भी दिख जाते हैं। अरे यार, इतनी टाइट सिक्योरिटी में हम अंदर कैसे जाएंगे? जिस पर पेड्रो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और हम लोग उसे ही फॉलो करेंगे और बताने लगता है कि इन्हीं में से एक बिस्किट वॉरियर का हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम ब्रूली के मिरर वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ मिरर्स मौजूद होते हैं जो कि टोटो आइलैंड के हर एक मिरर से कनेक्टेड होते हैं। और हम कैरेट और चॉपर को देखते हैं। चॉपर, हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए? कैरेट, हम चाहे जहाँ भी जा रहे हैं, ये जगह अनंत है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हर एक मिरर को चेक करेंगे और शायद इन दोनों को कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसे ही लोग मिरर की तरफ आगे बढ़ते हैं, इनके पैरों में वो बड़ी बड़ी बेड़ियां जो कि ब्रूली ने बांध रखी थी, ये इन्हें कहीं भी आगे बढ़ने नहीं देती हैं। और बाहर नामी, अरे बच्चे, आखिर तुम इस वेव रिकॉर्ड से क्या करने वाली हो? और भला इसकी मदद से हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या तुमने उस जायंट सी ट्री को नहीं सुना? उसने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी होमीज यहाँ पर मामा को डिसअबे नहीं कर सकते हैं। और सभी लोग समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ाने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन नामी इन दोनों को भी रोक लेती है और यहाँ पर मौजूद सभी होमीज से कहती है कि आज से तुम लोग मेरे लॉयल सर्वेंट्स बनने वाले हो। जिस पर ये रैबिट और ये ट्री कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम खुद को क्या समझती हो? जिस पर नामी उस वेव रिकॉर्ड को दिखाते हुए कहती है, क्या तुम मेरे खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे हाथ में इस वक्त क्या है? जिस पर ये पेड़ कहने लगता है कि ठीक है, हम समझ गए, हमेशा के लिए ना सही, लेकिन जब तक तुम्हारे पास ये कार्ड है तब तक हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। जिसके बाद नामी इन सभी को लूफी के पास भेजने लगती है और कहती है कि जाओ और लूफी की जाकर हेल्प करो। और ऐसा बोलकर उस वेव रिकॉर्ड को ऊपर दिखाती है, जिसकी वजह से सभी लोग बुरे तरीके से सहम जाते हैं। भाई साहब, लूला का कार्ड भी अब जाकर काम आ रहा है इसके। ये सभी लोग लूफी की मदद करने के लिए मान जाते हैं और यहाँ पर जनरल क्रैकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा एक हमला तो कैसे लग गया, लेकिन अगली बार तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने अभी तक हार नहीं मानी। हार मैंने भी नहीं मानी है, जब तक मैं सांजी से नहीं मिल जाता मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। जिसके बाद लूफी दोबारा से अपने कॉन्गन अटैक का यूज करने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ता है और क्रैकर भी अपनी ड्रिल स्वॉर्ड का यूज करके लूफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही क्रैकर की स्वॉर्ड लूफी के पंच से टकराती है तो क्रैकर की स्वॉर्ड स्पिन करना ही रोक देती है और लूफी खुद को एक्सेलरेट करते हुए इसकी स्वॉर्ड को तोड़कर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर होमीज के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पर तभी यहाँ पर एक बंदा हंसते हुए बाहर आता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने फाइनली मेरे सबसे फेवरेट आर्मर को तोड़ ही दिया और मैं तुम्हारी पावर से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। ये कौन बोल रहा है? जिस पर क्रैकर बताने लगता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, तुमने अभी अभी जिसे मारा वो बस मेरा एक आर्मर था। अबे ओ, झूठ मत बोल, ठीक है ना? क्योंकि उसके मुंह से खून भी निकला था। और तभी असली क्रैकर बाहर आ जाता है। मैंने बिस्किट फ्रूट खाया है और मैं जितने चाहूँ उतने वॉरियर्स बना सकता हूँ। और ऐसा बोलकर क्लैप करना शुरू कर देता है और बहुत बड़े बड़े बिस्किट के ब्लॉक्स आ जाते हैं और इन्हें क्रश करना शुरू कर देता है। अगर मैं इन्हें क्रश कर सकता हूँ तो मैं इन्हें किसी भी शेप में डाल सकता हूँ। और ये बंदा पागलों की तरह ताड़ियां बजाना शुरू कर देता है। तुम्हें बात तो है, तुम मेरे ट्रू सेल्फ को देख पा रही हो क्या? तुमने मेरे बाउंटी पोस्टर को देखा है क्या? उसमें भी जो फेस है वो मेरे आर्मर का है। ये बंदा दोबारा से अपने बिस्किट आर्मर को बना लेता है। अभी अभी जिसे तोड़ने में तुम्हें इतनी ज्यादा मुश्किल आई, मैं उसके जैसे अनगिनत बना सकता हूँ। तो अब शायद तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि मैंने तुमसे क्यों कहा था कि मेरे रहते हुए तुम सांजी से कभी नहीं मिल सकते हो। और क्रैकर अपने आर्मर वाले उन सभी वॉरियर्स की फौज खड़ी कर देता है, जिसे देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है, क्योंकि एक क्रैकर को ठिकाने लगाते लगाते लूफी की हालत खराब हो गई है और इसे अपना 4th गियर तक एक्टिवेट करना पड़ गया है। और अभी यहाँ पर इतने सारे आ चुके हैं। बच्चे, तुम्हें इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि तुम किसका सामना कर सकते हो और किसका नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता चल जाए तो तुम एक फेलियर हो, बल्कि तुम्हारी पूरी जर्नी में एक छोटा सा प्रोसेस है। और क्रैकर के ये आर्मर वॉरियर्स लूफी पर टूट पड़ते हैं और लूफी एक एक से बचते हुए इन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन ये बहुत सारे होते हैं और लूफी को एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिल जाती है और जैसे ही क्रैकर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी अपने बिस्किट आर्मर को आगे कर देता है और लूफी का ये पंच उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। दोबारा से आर्मर वॉरियर्स लूफी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार लूफी हवा में जंप लगाता है और अपने गियर 4th के कैलवरीन अटैक का यूज करता है, जो कि इसने डोफ्लामिंगो के अगेंस्ट भी यूज किया था, जहां पर हम देखते हैं कि इसका आर्म स्ट्रेच होता ही जाता है और एक एक करके यहाँ पर मौजूद सभी आर्मर्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है। लेकिन क्रैकर्स भी बहुत ही ज्यादा होशियार होता है। अगर एक आर्मर को लूफी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये बंदा 10 और खड़े कर देता है और ये एक नॉर्मल सी बैटल किसी अनंत वॉर की तरह लगने लगती है। और क्रैकर लूफी पर डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन लूफी भी इसे बराबर की टक्कर देता है और इनकी क्लैश की वजह से जो इम्पैक्ट रिलीज होता है उससे डरकर सभी होमीज भागने लगते हैं और क्रैकर्स दोबारा से अपने उस बिस्किट आर्मी को खड़ी कर देता है और अब लूफी के पसीने छूटने लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इन्हें जितनी बार तबाह करोगे मैंने उतनी ही बार दोबारा से बना दूंगा। और इस सीरीज का 112वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 8000 कमेंट्स। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये कमाल की सीरीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।